बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में जो टेस्ट मैच खेला गया, वो टेस्ट मैच पाकिस्तान की 90 रन की शिकस्त पर अपने अख्ताम को पहुंचा। इस टेस्ट मैच को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से सिर्फ एक ही सदा आ रही है और वो सदा सिर्फ और सिर्फ यह है कि पॉजिटिव रहें और हम हार से जो है वो सबक हासिल कर रहे हैं। पता नहीं कितने असबाक हम हासिल करते रहेंगे, लेकिन जीत का हुमा हमारे सर पे बैठने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला टेस्ट मैच 90 रन की पाकिस्तान से शिकस्त, इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कप्तान बदला, कोच बदला और तो और मैदान भी बदल गया। न बदला तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल। टेस्ट मैच जीतना तो गोया शाहीन भूल ही चुके। बैरूने मुल्क मुसलसल 8वें टेस्ट में कौमी टीम को शिकस्त का सामना। काली आंधी के सामने बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। ब्रायन लारा स्टेडियम तारोबा में कौमी टीम को चौथी इनिंग्स में 210 रन का टारगेट मिला तो जैसे बल्लेबाजों के औसान खता हो गए। बैटिंग के आगाज से ही बैटर्स की बस आनिया जानिया चलती रही। कप्तान बाबर आजम के अलावा कोई भी विकेट पर न टिक सका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिकस्त के बाद कौमी टीम ने बैरूने मुल्क मुसलसल 8 टेस्ट मैच हारने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी टीम 2023-24 के दौरे ऑस्ट्रेलिया, 2024 में जनूबी अफ्रीका और 2026 में बांग्लादेश से हार चुकी। कप्तान और कोचेस की तब्दीली भी अगर टीम की किस्मत न बदल सकी तो सवाल क्रिकेट बोर्ड की बेसिम्त पॉलिसियों और बैटर्स की रिवायती बुज़दिलाना सोच पर उठता है। आखिर कब तक शायकीन क्रिकेट यूं ही शर्मनाक रिकॉर्ड्स और हार की कहानी सुनते रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी इस हवाले से और जनाब आपने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के कैसे ज़बरदस्त क्रिकेटर कि जिन्होंने पाकिस्तान को अंडर 19 की सतह से ही रिप्रेजेंट करना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी में उनका जो रोल है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और मुख्तलिफ हैसियतों में उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया। पाकिस्तान के इंतहाई सीजन सीनियर क्रिकेटर हमारे साथ आज के शो में मौजूद होंगे अजहर खान साहब, जबकि इसके साथ साथ हमारे साथ शो में मौजूद है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से कि जिनकी ना सिर्फ पॉलिटिकल बीट बल्कि साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ और स्पोर्ट्स पे भी उनकी बड़ी गहरी निगाह है। मुश्तबा हसन ने भी हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहते हैं मुश्तबा और अजहर खान दोनों को। सबसे पहले ज़रा मुश्तबा से आगाज़ करते हैं। मुश्तबा, ये बताइएगा, ये पाकिस्तान की मुसलसल जो शिकस्तों का सिलसिला है, आप भी ग्राउंड में जाते हैं, हम भी जो है वो आम लोगों से मिलते हैं, क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा मायूस होते नज़र आ रहे हैं और अब तो कोई पाकिस्तान का मैच शायद ही देखता भी नज़र आता हो। बहुत शुक्रिया अली भाई। मेरे ख्याल से अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो सब कुछ बदल लिया। कप्तान बदल लिए, प्लेयर्स बदल लिए, ओपनर्स बदल लिए, बॉलर्स बदल लिए, स्पिनर्स बदल लिए, सब कुछ बदल लिया। नहीं बदला तो रिजल्ट नहीं बदला और ये रिजल्ट 3 दिन तक, जैसे बाबर आजम कहते हैं कि हम मैच की हमारी ग्रिप से मजबूत थी, लेकिन आखिरी दिन आके जब जो जिसको कहते हैं कि फाइनल मोमेंट से जहाँ पे आपने अपने आप को साबित करना था कि मुश्किल हालात में अपने आके इनिंग खेलनी, वहां पे हमने देखा कि पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल करती नजर आई। शान मसूद जो है वो 6वें नंबर पे बैटिंग करने आए। बाबर आजम आखिर तक क्रीज पे तो मौजूद रहे, लेकिन हैरानगी के तौर पर बात ये थी कि वो एक टेल एंडर के साथ खेलते हुए पूरा ओवर उनको खिला रहे हैं, फिर अगला पूरा ओवर में आखिरी पूरे ओवर में एक सिंगल नहीं ले पा रहे और पूरा ओवर जो है अब्बास पे उन्होंने डिपेंड किया कि वो जाके बैटिंग करे और ट्राई नहीं की कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाए। मैंने 7वें 8वें नंबर के जब बैट्समैन आते हैं, नॉर्मली जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं और आखिरी बॉल पे या चौथी बॉल पे सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं ताकि जो टेल एंडर्स उनको एटलीस्ट ज्यादा एक आध बॉल खेलनी पड़े। लेकिन बाबर आजम का रोल मुझे बड़ा हैरानगी की बात थी कि अपने आप को किंग बनवाते हैं, अपने आप के कहते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हूँ। विराट कोहली से उनका कंपैरिजन होता है, जॉय रूट से किया जाता है उनका कंपैरिजन। लेकिन कल जिस तरह बुज़दिलाना इनिंग थी, मैं तो बेशक उन्होंने एंड तक खड़े रहे क्रीज पे, लेकिन उस खड़े होने का फायदा नहीं है जब तक पाकिस्तान को रिजल्ट जो है उनके फेवर में नहीं आता। बात करते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट में शायकीन की, तो मेरी तरह आपकी तरह सब मायूस है और जितना मुसलसल हार, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कोई भी गेम हो, किसी भी तरह के गेम हो, वो पाकिस्तान रिजल्ट जो है पाकिस्तान के हक में नहीं आता। टेस्ट हो तो हम हारते हैं, वनडे हो हम हारते हैं,
T20 में हम मारते हैं, हमारी कोई टीम ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई बैट्समैन है ही नहीं 25 करोड़ की आबादी में, हमारे पास ना बॉलर है ना कोई बैट्समैन है, हमारे पास बॉलर जो है वो 125 मील रफ्तार की बॉल से करते हैं, और हमारे पास अब ऐसा पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी में कोई एक बॉलर ऐसा नहीं रह चुका कि जो 140-145 की बॉल कर सके। बात हम करते थे इंडिया की कि उनके पास कोई बॉलर नहीं है, उनके पास कोई पेस वाला बॉलर नहीं है, लेकिन वही इंडिया जो है वो दुनिया की नंबर 1 टीमों को टक्कर देती है, वर्ल्ड चैंपियन बनती है, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन जीती है, एशिया कप में हमें 3 दफा हराती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी की तरह या दीगर फुटबॉल गेम की तरह मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहल में है, और जिसे कहते हैं ना आईसीयू में इस वक्त, तो पाकिस्तान क्रिकेट इस आईसीयू में, और ठीक मुझे है। नहीं लगता अच्छा, कि पाकिस्तान अब क्रिकेट इस वक्त आईसीयू में, अजहर खान साहब से पूछते हैं, क्योंकि अजहर खान साहब मशहूर इस हवाले से कि पाकिस्तान को कई टैलेंटेड प्लेयर्स इन्होंने अपनी ईगल आई से दिए, सेलेक्ट किए इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा स्टफ इन्होंने फराहम किया। अजहर भाई, जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, ये तो जो टीम सेलेक्ट करने वाले हैं उनको भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान अगर 5 में से 1 टेस्ट मैच जीत जाए, ये रिकॉर्ड पे उनके अल्फाज हैं, तो बड़ी बात होगी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने ग्रिप हासिल कर ली, उसके बाद ये टेस्ट मैच जो फिसला है हाथ से, उस पे लोगों के बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अली सलमान, जो आपने बात की है ना, इसमें बहुत वजन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान जैसे ही वहाँ पर ट्रिनिडाड में पहुंचा, तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज की पिचेस जो है ना, वो बड़ी कंड्यूसिव होती हैं तेज बॉलिंग के लिए। और आपने देखा कि उनके तो तीनों या जो चारों फास्ट बॉलर्स थे ना, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अब देखें, 211 का जो हदफ था ना, वो ऐसा हदफ था कि हम तमाम क्रिकेट लवर्स जो थे ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान हैज गॉट द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो आगे जाकर मे बी कि ये टेस्ट मैच जीत सके। मगर मुझे जो एक खौफ और मेरा जहन जो था वो कबूल नहीं कर रहा था कि जो तीनों चारों फास्ट बॉलर है ना, दे बॉल एट 140 और 145 या 138 इसके दरमियान में वो बॉलिंग करती हैं, और जो कंडीशंस थी उनका उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। और जब पार्टनरशिप, क्योंकि देखें पहली इनिंग में तो पार्टनरशिप जो बिल्ड की बिटवीन शान मसूद एंड इमाम, तो उससे पाकिस्तान को ना एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मिली। मगर उसके बावजूद आपने 6 या 7 जो विकेटें हैं ना, तो सिर्फ 40 रन पर गवा दी। तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था एक पोजीशन में कि एक अच्छी लीड लेता, वो लीड जो थी वो ऑलमोस्ट 30 रन की जो थी वो वेस्ट इंडीज को मिल गई। मगर उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, मगर आखिरी जो 155 और 8 जो थे ना, उसमें जाके जो शैमरॉन ने जो जिस तरह की बैटिंग की है ना और 38 रन किए, दैट हैज चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द गेम। और वो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि 200 प्लस रन का जो टारगेट था ना फॉर द 4th इनिंग, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल टारगेट इसलिए नजर आ रहा था कि उनके तीनों चारों फास्ट बॉलर्स थे, वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉलिंग कर रहे थे, वो बैट्समैनों को खेलने पर मजबूर कर रहे थे। बॉल कभी कट हो रहा था, कभी स्विंग हो रहा था, कभी थोड़ा सा जो था वो नीचे ऊपर रह रहा था, और पेस की वजह से ना पाकिस्तान की टीम जो थी, लेकिन ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली अगर देखते हैं तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान ने ग्रिप में आया हुआ मैच हाथ से गवा दिया हो। आप कई ऐसे मौके दे सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच ग्रिप किया हुआ था, 26 पे उनके कई आउट हो चुके थे, उसके बाद पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच का मौका अपने हाथ से गवा दिया। साउथ अफ्रीका में ऐसे ही हुआ, सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ में दी, पाकिस्तान ने वहां टेस्ट मैच जीता हुआ टेस्ट मैच जो है वो ग्रिप लूज कर दी। और यहां भी हमने देखा कि खुद सरफराज अहमद भी कहने पर मजबूर हो गए कि 61 रन की पार्टनरशिप जो थी वो बड़ी वाइटल रही और वो उस टेस्ट मैच की डिसाइडिंग पार्टनरशिप साबित हुई। ये वजह क्या समझते हैं? क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, प्लेयरों की साइकी आप समझते हैं, वजह क्या समझते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या जल्दी अपने आप को जो वो विनर्स ट्रीट कर लेते हैं? देखिए, ये क्रिकेटिंग सेंस में और एथिकली अगर आप बात करें ना, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम जब भी ऐसी पोजीशन में आती है तो दे लूज देयर टेम्परामेंट, देयर कन्विक्शन एंड देयर बिलीव टू बीट ऑपोजिशन। अली सलमान, क्रिकेट में ना चौथी इनिंग्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। इवन के 200 रन भी करने पड़े ना, तो आपके अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। अब देखें कि 211 रन का टारगेट जो था ना, इन दैट प्रीटेक्स ये ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान टीम इसको अचीव ना कर सकती, बट शैमरॉन जोसेफ ने और जिस तरह वो सेल्स ने जिस तरह बॉलिंग की है और जिस तरह जस्टिन ग्रेस ने बॉलिंग की है,
और जिस तरह आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के बैटर्स को ना खेलने पर मजबूर किया। जब भी आप नया गेंद करते हैं या आप फास्ट बॉलिंग करते हैं तो आप कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी को हिट करते हैं, जहां पर बॉल नीचा और ऊंचा रहता है और थोड़ा सा स्विंग करता है। और ऐसी पोजीशन में पाकिस्तान के जो बैटर्स थे टेक्निकली वो बिल्कुल बेबस नजर आए, इसलिए कि जो वेस्ट इंडीज के चारों फास्ट बॉलर्स थे दे बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल, और 120 रन जो है वो पाकिस्तान टीम की शान की यार नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम जो थी ये 211 का हदफ हासिल कर सकती थी, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक अनहिडन फियर पाकिस्तानी बैटर्स के ज़हन में आता है व्हेन दे आर चेजिंग एंड दे आर नॉट अ गुड चेजर। आपने देखा कि बांग्लादेश की टीम ने दोनों दफा टॉस से पाकिस्तान ने जीत कर उनको खिलाया और खुद चौथी इनिंग खेली और चौथी इनिंग जो है ना इनके पल्ले ना पड़ सकी। बिल्कुल ठीक है। अजहर खान साहब और मुश्तबा आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आपसे करेंगे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के मामलात के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात को, कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस समत में जा रही है। मुस्तफा, जो बात अजहर भाई कर रहे हैं कि जो जोसेफ की पार्टनरशिप 61 रन की जो पार्टनरशिप रही है 8वीं विकेट पे, वो जो इस सीरीज का जो इस टेस्ट मैच का जो डिसाइडिंग पॉइंट साबित हुई है। सरफराज अहमद ये बात कह तो रहे हैं कि 61 रन की पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, ये भी नजर नहीं आई हमें। देखिए, ये कोई नया मसला नहीं है पाकिस्तान की टीम के साथ। पाकिस्तान के अक्सर हम देखते हैं कि जो टॉप ऑर्डर है दूसरी टीम को आउट कर लेते हैं, लेकिन टेल एंडर्स आके पाकिस्तान के खिलाफ 50यां, मुझे स्टुअर्ट ब्रॉड की 160 रन की इनिंग याद है, अभी भी वो पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे 160 रन अकेले बना गए थे, जो कि 8वें 9वें नंबर बैटिंग करने आए थे। तो पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीजें जो है मेरे लिए कोई नई चीज मैं नहीं समझता इसको कि 61 रन की पार्टनरशिप वो सरफराज अहमद कहने के वो डिसाइडिंग था। पाकिस्तान को इतनी ज्यादा मुश्किल विकेटें टॉप ऑर्डर की लेना नहीं आती जितना पाकिस्तान के पास नीचे वाले विकेट लेना। टेल एंडर्स, हालांकि जो पाकिस्तान के टेल एंडर की बात करें तो मैच तमाम टेल एंडर जो मिलकर 50 रन बनाता है वो मुश्किल। दूसरे अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें तो वही टेल एंडर जो है 61 रन की पार्टनरशिप बनाता है, और बिल्कुल मैच डिसाइडिंग पार्टनरशिप थी, क्योंकि एक वक्त में 93 रन पे 7 आउट हो चुके थे। मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान टीम इनको 110 120 पे ऑल आउट कर ले और जो टोटल लीड मिला के पाकिस्तान को चेस करना पड़ेगा वो 150 के आसपास होता, जिससे पाकिस्तान टीम एक तो प्रेशर कम आता और फिर एक वो जो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में होता है कि आपका ज़हनी तौर पे एक 200 का हिस्सा बूर होगा तो आपके पास थोड़ा सा एक होगा मार्जिन चल जाता है कि आप दूसरी टीम प्रेशर में ले आते हैं कि आप 200 टारगेट प्लस है, तो चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस तरह की पिच बिहेव कर रही थी वो तो पिच से नजर आ रहा था कि 150-60 रन जो है ये इस पिच पे काफी अच्छा टोटल साबित हो सकता है, क्योंकि बाउंस भी अनइवन बाउंस देखा गया टीम मैच में पिच पर। फिर जैसे पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो देखा कि बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो इस तरह की पिच पर खेल सके। हालांकि दूसरी टीम के टेल एंडर्स आके 50 कर रहे थे, 60 रन की पार्टनरशिप कर रहे थे। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के ये बात जहां कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टेल एंडर आउट करने का कोई हल नहीं है, पाकिस्तान को हमेशा से मुश्किलात आती हैं टेल एंडर्स को आउट करने में। इसलिए पाकिस्तान की बैटिंग पे भी काफी मेरे ख्याल से बात कर लेनी चाहिए। सरफराज अहमद को सारा मलबा 61 रन की पार्टनरशिप पे डालने की बजाय अपनी बैटिंग पे आते कि आपके ओपनर्स ने क्या किया, आपके मिडिल ऑर्डर ने किया, आपके रिजवान हो गया, सलमान हो गया, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने किस तरह की शॉट्स खेल कर आउट है, या इतना भी क्या पिच खराब हो गई थी कि 10 रन बनाना भी हर प्लेयर के लिए मुश्किल हो गया था। सिवाय 3 प्लेयर्स में जिसमें एक अब्बास है, कोई डबल हिस्से में दाखिल नहीं हो सका। बाबर, रिजवान और अब्बास के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो डबल हिस्सों में पहुंच सका था। तो मेरा नहीं ख्याल कि सारा जो है 61 रन की पार्टनरशिप की वजह से मेरे ख्याल से अपनी बैटिंग पे भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग बैटिंग को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा अजहर भाई, जो बात अभी हम लोग और आप लोग कर रहे हैं कि जो लोअर ऑर्डर है या टेल एंडर है हमेशा पाकिस्तान को अटक जाते हैं, और ये कोई आज का मसला तो ये नहीं है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में एंडी रॉबर्ट्स और डेरेक मरे पाकिस्तान को अटक गए थे। अभी मुस्तफा ने मिसाल दी, स्टुअर्ट ब्रॉड की मिसाल दी, बेन हेल्फेनहास मुझे याद पड़ता है कि वो 50 से ज्यादा रन कर गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर इंडिया के टूर पे मुझे याद है राजर बीनी और मदन लाल पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो ये कोई मिसाल तो एक कोई पहली बात तो नहीं है। फिर साउथ अफ्रीका के मुझे याद है जो उनके ऑफ स्पिनर होते थे वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके साथ साथ फैनी डिविलियर्स और उनके जो सिमकॉक्स थे वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में खड़े हो गए। तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। तो इससे कोई निपटने के लिए कोई प्लान क्या हमारे पास होता नहीं है? क्योंकि आपने भी कई ऐसे जो टेल एंडर्स देखे होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ अटक गए और फिर पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया। अली सलमान, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम चीजों का हाथा जो है ना वो बहुत खूबसूरत तरीके से वो बयान किया है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ और ये देखता हूँ कि 211 किसी भी टीम के लिए इतना बड़ा टोटल नहीं है जब आप जीत के लिए जा रहे हैं।
देखिए जीत के लिए अगर आपने 211 अचीव करना है ना, तो आपको सेशन जो है ना वो जीतने पड़ेंगे। आपको अपनी जो बैटिंग है ना उसमें कॉम्बिनेशन में अपना पार्टनरशिप बिल्ड करने पड़ेंगी। अगर कहीं भी पार्टनरशिप आपकी नहीं होती तो आपको टेस्ट मैचेस में आपको मेरिट पर बॉल को खेलना है। अगर आप मेरिट पर नहीं खेलेंगे तो आपके आउट होने का एहतमाल होगा। तो मेरा अपना ये मकसद है कि पाकिस्तान टीम अगर 120 में आउट होती है और 90 रन से वो टेस्ट मैच हारते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो बैटिंग थी वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। आखिरी हम अब मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं जी कि उसने ये बाबर आजम के साथ मिलकर वो रन किए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्रिकेट में नहीं होता। वो तो कोई भी बॉल पड़ना था, किसी वक्त भी बॉल वो पड़ता वो आउट हो जाते। तो इससे ये जाहिर होता कि पाकिस्तान जब भी जीत के करीब आएगा तो पाकिस्तान टीम के हाथ और पांव फूल जाते हैं। इनको जीत का जो मकसद है वो हासिल करने के लिए पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, सेशन जीतने होते हैं टेस्ट मैचेस में। अली सलमान, अगर आप सेशन नहीं जीतेंगे तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। यही पाकिस्तान टीम का अलमिया है। ठीक है। अच्छा सर आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आगा जाहिद साहब हैं जो पाकिस्तान के चीफ क्यूरेटर हैं रहे हैं, एक्सपीरियंस है, वो आपके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, आपके साथ बैंक से तवील अरसे तक खेलते रहे। पिच आपको लगता है कि आइडियल पिच थी ये 5 रोज़ा क्रिकेट के लिए, टेस्ट मैच के लिए? क्योंकि लोग पिच को भी बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अनइवन बाउंस था, गेंद एंकल हाइट से ऊपर ही नहीं आ रहा था। नहीं, हम आप मुझे बताएं कि पहली इनिंग में जो कि पार्टनरशिप बिल्ड की है इमाम ने और उसने शान मसूद में, तो क्या वो उस पिच पर मैच नहीं खेल रहे थे? क्या वो बैटिंग नहीं कर रहे थे? क्या वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की? उसी पर पाकिस्तान की टीम को ये चाहिए था कि 300 जो 10 रन थे उसकी हदफ को क्रॉस करके एटलीस्ट 50-60 रन पाकिस्तान उनके ऊपर करता, ताकि पाकिस्तान को अपनी 4th इनिंग में इतना बड़ा टारगेट ना मिलता। यही चीज होती है कि जब आप टॉस जीतकर बैटिंग करते हैं ना तो आपको चौथी इनिंग नहीं खेलनी पड़ती, और अगर आप चौथी इनिंग खेलते हैं तो आपको जीतने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। मुशर्रफ, आपको क्या लगता है पिच के हवाले से? क्योंकि जो बात अजहर भाई कह रहे हैं वही बात सरफराज अहमद ने भी कही कि अगर इमाम जिस तरह खेल लेते, अगर लंबा खेलते तो पाकिस्तान को लीड मिल जाती, लेकिन कैजुअल स्ट्रोक था इमाम का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को पहली इनिंग में लीड नहीं मिल सकी। क्या शिकस्त का तमाम तर मलबा इमामुल हक पे डालना मुनासिब है? देखिए, मेरे ख्याल से एक वक्त में 244 रन से पाकिस्तान के सिर्फ 3 आउट थे, और 15 मिनट बाद जब मैंने दोबारा मैच देखा तो पाकिस्तान टीम 282 पर ऑल आउट हो चुकी थी। तो क्या इस साथ के साथ इमामुल हक 7 दफा आउट हुआ या बाकी प्लेयर्स भी वहां पे खेलने गए थे? तो अगर कहें कि इमाम ने चले अपना पार्ट प्ले किया, उसके बाद रैश शॉट खेल के आउट हुआ, लेकिन जो नीचे आने वाले बैट्समैन थे, जिसमें सीनियर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान भी थे, सलमान अली आगा थे, फिर और भी हमारे पास ऐसे कई सीनियर प्लेयर मौजूद थे जो जिन्होंने उसके बाद आके बैटिंग की, और वो ज्यादा क्या 10 स्कोर 15 स्कोर भी ना कर पाए, और 282 रन जो एक वक्त में मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है 50-60 रन की लीड ले, और अगर वो लीड ले लेता तो मैच का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। और मेरे ख्याल से उसमें पाकिस्तान को जो 20-30 रन पाकिस्तान ने लीड कंसीड की है, मेरे ख्याल से वो अगर कंसीड ना की जाती तो पाकिस्तान का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट था। और पिच में मैं बिल्कुल इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा, इसी पिच पर वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, पहले 300 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 181 रन बनाए। तो अगर एक वेस्ट इंडीज की टीम जो इस लेवल पे है कि अभी वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफिकेशन मैच खेलेगी, जिस तरह उनकी बैटिंग है उनमें कोई बड़ा नाम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर एक तरफ कहते हैं ना कि सोशल मीडिया किंग मौजूद है, बाबर आजम, फिर शान मसूद है, इमामुल हक के, ऐसे ऐसे बैट्समैन है जो पाकिस्तान में कहते हैं उनके पास कोई बैट्समैन ही नहीं आया। इस तरह के बैट्समैन पाकिस्तान टीम में मौजूद है। विकेट कीपर रिजवान की बात करें तो उनसे तो बॉल पकड़ी नहीं जा रही, कितने रन उन्होंने एक्स्ट्रा इस तरह कंसीड किए, कैच ड्रॉप किए। तो ये कह देना कि पिच खराब है और पाकिस्तान टीम का इसमें कोई कसूर नहीं है या सिर्फ कसूर इमामुल हक है, ये मेरा से बिल्कुल गलत है, गलत बात है। अच्छा अजहर भाई हमारे साथ चुके, अजहर भाई हमारे साथ मौजूद है। अजहर भाई ये बताएं कि अब जो शिकस्त का मलबा है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डाला जा रहा है, लेकिन एक ऐसी पाकिस्तान की टीम है कि 3 प्लेयर जो है वो गोल्डन डक पे आउट हुए, सिफर पर आउट हुए, एक प्लेयर जो 1 रन बना सका, 2 रन वाले जो प्लेयर थे वो 2 रन वाला प्लेयर एक था, फिर 3 प्लेयर्स थे 3 रन पर आउट हुए, फिर 4 रन बनाने वाला प्लेयर एक था। मजमूई तौर पर अगर आप बाबर आजम को हटा देते हैं और अगर मोहम्मद अब्बास के 23 रन हटा देते हैं तो तमाम प्लेयर्स ने मिलकर, बाकी 9 प्लेयर ने मजमूई तौर पे 26 रन स्कोर किए हैं, और अकेला मोहम्मद अब्बास जो बिल्कुल टेल एंडर है वो 23 रन स्कोर कर देता है। तो ये कैसी टीम है, इस पे किस तरह से हम इससे उम्मीदें लगा सकते हैं? तो फिर जो बार बार जो हमारे कप्तान कहते हैं, चाहे लेडीज का टीम का कैप्टन का है सना, फातिमा सना का है, या हमारी मेंस टीम का कैप्टन का, कि आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव रहें, तो इस परफॉर्मेंस में कैसे पॉजिटिव रहें? देखिए, ये पॉजिटिव तभी आप होते हैं कि जब आप
जीत का मजा चखें। और अगर आप जीत का मजा नहीं चखते और आप ये के बाद दीगरे टेस्ट मैचेस आप हारते हैं, तो जो बांग्लादेश में हमने देखा, उससे पहले होम सीरीज जो बांग्लादेश से 2 टेस्ट में वो हारे, 2 टेस्ट बांग्लादेश में हारे, अब 1 टेस्ट मैच हमने वेस्ट इंडीज में हारा। तो अली सलमान देखें, क्रिकेट में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका माइंडसेट, पॉजिटिव है नहीं है। आप नेगेटिव थॉट जो है आपके आ गए हैं। अब मुझे बताएं कि जब 4 फास्ट बॉलर्स आपके खेलते हैं, वो चारों जो है इतने अच्छे बैटर नहीं है, वो अगर उनको 20 रन भी करने पड़े ना तो वो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान इज बीइंग स्ट्रगलिंग यू नो इन बिग क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट, और आप खाली जो बैंक कर रहे हैं किसके ऊपर, बाबर आजम पर। आपका नया लड़का जो है वो लेफ्ट हैंडेड जो है अजान अवैस, वो इस अभी मेच्योरिटी में नहीं आया जहां पर उसको गेंद को छोड़ना भी आना चाहिए और गेंद को खेलना भी आना चाहिए। नया गेंद जो बाउंस भी करेगा, स्टीम बाउंस होगा, साइडवेज मूवमेंट भी होगी, बॉल थोड़ा सा नीचे भी रहेगा, स्किड भी करेगा। ये तमाम चीजें जो है अली सलमान आपने देखी हुई है क्रिकेट में, और जब तक आप इसको निगोशिएट नहीं कर सकेंगे, आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे। सर, हमने तो आप लोगों को खेलते हुए देखा है, हमारा तो जो नौजवानी समझ रहे हैं या लड़कपन समझ रहे हैं, वो आप जैसे प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हुए गुजरा है। लेकिन अभी आकिब जावेद साहब ये बात करते हैं कि थोड़ा टाइम दें, मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैं पाकिस्तान की टीम को जीत के ट्रैक पर लेकर आ जाऊं। कितना टाइम चाहिए, कितना हम पॉजिटिव रहें? क्या आप समझते हैं कि एक ही दफा हमें बता दिया जाए, या आपका एक्सपीरियंस कुछ बता दे कि हम कितने अरसे तक मजीद पॉजिटिव रहें और ये हार देखते रहें? 8 टेस्ट मैचेस तो हम हार गए बैरून मुल्क। नहीं, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। कराची टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा था, आई थिंक इट वाज 76 और 78 समथिंग लाइक दिस। इतनी मुश्किल पिच थी, तो जावेद मियांदाद ने वहां पर जिस तरह 72 के 74 रन किए, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने बॉल को मेरिट पर खेला, छोड़ा भी, गेंद अपने जिस्म पर खाए भी, हाथों पर भी खाए अपने। इवन के उस जमाने में हेलमेट तो आपको पता इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता था, मगर मैं कहता हूं कि आपको टेक्निकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप 211 को चेज कर रहे हैं तो आपको कम से कम आपके टॉप के 4 या 5 बैटर्स को एटलीस्ट 50-60 की पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज द टेस्ट मैच, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आप 90 रन से आप टेस्ट मैच हार रहे हैं, आप चेज 211 कर रहे हैं। ये कहाँ की बेहतर बैटिंग है? अभी आपने जिक्र किया कि सिवाय मोहम्मद बाज के और अगर बाबर की इनिंग को आप हटा दें तो आपके तो 30 रन नहीं पूरे होते। तो ये क्या चीज डिपिक्ट करती है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ विनिंग सीक्वेंस। और सर, इसके साथ साथ एक और भी चीज है ना सर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुश्तबा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब क्या ये सब चीजें देख नहीं रहे हैं? उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, जहां जहां क्रिकेट फैन है सब मायूस हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्या देख नहीं रहे कि आकिब जावेद मर्दों की टीम का क्या हाल कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वहाब रियाज है वो खवातीन क्रिकेट टीम का क्या हाल कर रहे हैं? और अगर आप बयानात सुने तो ऐसी नस्तालिक उर्दू में बातें की जाती हैं, ऐसी शुद्ध उर्दू में बातें की जाती हैं, ऐसी ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश में बातें की जाती हैं कि जैसे हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई क्रिकेट की दुनिया में है ही नहीं। जी, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को भी अब मेरे ख्याल से रियलाइज कर लेना चाहिए कि जिनको वो इतने अर्से से टाइम दे रहे हैं, जिनको इतने अर्से से वो एतबार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम को खत्म कर देंगे। और बदकिस्मती ये होगी कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब होंगे, और उनके नाक के नीचे सब जब हो रहा होता है। आकिब जावेद की मैं ये आज का बयान नहीं है, ये कई अरसे से मैं इनके सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। हमने वर्ल्ड कप के बाद देखा कि हम पूरा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन महज बातों की हद तक ये हमें देखना। फिर हमें जब सिलेक्शन होती है तो फिर हमें सवाल जवाब किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि जी सवाल जवाब ना किया जाए। किस प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है तो वो कहते हैं कि मेरे आने से पहले ये हुआ, मेरे आने से पहले। तो उनकी बातें जो है वो बिल्कुल उनके ग्राउंड में बिल्कुल नजर नहीं आती। उनकी बातें तो लगता है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, या अगले कोई 1 साल में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी, या तब्दीली आ जाएगी और यकदम से कोई तब्दीली आएगी पाकिस्तान में। मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी वो तब्दीली की बात करते हैं या कौन सी बेहतरी की बात करते हैं जो हमें 1% भी नजर नहीं आई, बल्कि उल्टा हर मैच के बाद हमारी टीम कमजोर होती जा रही है। हर मैच के बाद हमें
लगता है कि हमारा वो क्रिकेट जो कहते है हैं ना, वो खत्म होने लगा। मर्ज बढ़ता गया, जू दवा करते गए कि जितनी दवा कर रहे हैं इतना ही मर्ज बढ़ता जा रहा है। अजहर भाई, आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो माफिया के नरगे में है? क्योंकि बहुत ही ओपनली मैं ये बात कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक माफिया के नरगे में। सबसे पहली माफिया तो वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो प्लेयर्स के लिए सोशल मीडिया जो संभाल रहे होते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम नीचे हो रहा है, लेकिन चूंकि वो प्लेयर्स के पेरोल पे हैं, प्लेयर्स के एजेंट हैं। एक तो माफिया वो है। दूसरे वो लोग हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमत कर रहे हैं, वो अल्फाजों का इतना घुमाते हैं फिराते हैं कि वो तमाम तर चीजों को रैप अप करने की कोशिश करते हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर कमेंटेटर वाबस्ता हैं, किसी न किसी तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फवायद हासिल कर रहे हैं। फिर वो अपने जब यूट्यूब के शोज कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई जी बहुत अच्छा हो गया, फिर 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया जी, दूध और शहद की नहरें बहने लगी, अभी डोमेस्टिक का फिर स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है जी, ये बहुत अच्छा हो रहा है। आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक भरपूर माफिया के नरके में है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है मुझे और आप जैसे क्रिकेट लवर्स को, क्रिकेट फैंस को देखने और बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं? अली सलमान, आपने बहुत बेहतरीन तरीके के साथ ना तमाम चीज़ों का अहाता किया है और आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस जो है ना वो किया है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में और कोचिंग में मौजूद नहीं है? चले, आप क्योंकि बहुत करीबी आपका एक एनालिसिस होता है, आप बहुत गहरी नजर रखते हैं। तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं जो टॉप लेवल की पाकिस्तान क्रिकेट में खेले हैं वो तमाम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। अब अगर उनसे भी अच्छे डिसीजन ना हो और वो भी गलती पर गलती अगर करते जाएं तो आप ठीक है, आप चेयरमैन पीसीबी को मुद्दे जान ठहरा सकते हैं, मगर क्या उन्होंने तमाम चीजें जो हैं वो इन क्रिकेटर्स पर नहीं छोड़ी कि भाई यू पीपल सर गलत लोगों पे चीजें छोड़ रहे हैं ना। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में क्या शोएब मोहम्मद जैसा प्लेयर मौजूद नहीं है? इस मुल्क के अंदर क्या मोहसिन खान जैसे लोग मौजूद नहीं हैं? इस मुल्क में क्या अजहर खान जैसे लोग मौजूद नहीं हैं? जहीर अब्बास को आपने सिर्फ एक तस्वीर गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में बिठाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उनसे आप क्या एडवाइस ले रहे हैं वो कुछ नजर नहीं आ रही है। इस मुल्क में क्या अब्दुल रऊफ जैसा इंतहाई तालीम याफ्ता क्रिकेटर मौजूद नहीं है? इस मुल्क में क्या आमिर मलिक जैसा प्लेयर मौजूद नहीं है? इस मुल्क में क्या आमिर नजीर मौजूद नहीं है? इस मुल्क में क्या बासित अली मौजूद नहीं है? मतलब प्लेयर तो मौजूद है ना कि जिनसे आप जो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों पे मुसलसल इन्हिसार कर रहे हैं। ये देखें, इसलिए इन्हिसार कर रहे हैं कि उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो वो ये समझते हैं कि ये जो भी क्रिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के साथ मुंसलिक हैं ये डिलीवर कर सकते हैं। और देखिए, जब अगर आप नहीं डिलीवर कर सकते तो फिर आपको उसका अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप बिल्कुल बात ठीक कहते हैं कि ये चेयरमैन पीसीबी को करनी चाहिए, मगर फिर भी वो इन खिलाड़ियों पर इतना इत्मीनान किया है, इतना इत्मीनान किया कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, ऑलराइट जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अजहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और मुश्तबा हमारे साथ आप मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से, और मुश्तबा से जानेंगे कि पाकिस्तान हॉकी में इस वक्त तक जो है वो क्या चल रहा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अजहर खान साहब और मुश्तबा हसन के साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से एक सवाल प्लेस किया था मुश्तबा से। मुश्तबा, बताइएगा कि ये पाकिस्तान कैप्टन को हटाने का क्या मामला है? क्योंकि अभी पाकिस्तान की पाकिस्तान की अभी साउथ कोरिया के खिलाफ जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के कैप्टन को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और ये वो कैप्टन है जो ये कहता था कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको समीउल्लाह इस्लाउद्दीन और हसन सरदार जैसे प्लेयर जो है वो मैं दूंगा। इतने विजनरी कैप्टन को हटाने का मकसद क्या है? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हॉकी की जब हम बात करते हैं ना तो इमाद भट्ट को जो कप्तान थे पाकिस्तान की पूरे प्रो लीग में, आखिरी प्रो लीग के अलावा पाकिस्तान टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की, कप्तानी की, और मेरे ख्याल से उनको आज जो कप्तानी से हटाया गया ये फैसला बहुत पहले डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन इसका ऐलान अब से सीरीज से कुछ दिन बल्कि कुछ घंटे पहले किया गया और अबू बकर को जो उनको कप्तान बना दिया गया। ये अगर बैकग्राउंड पे इसे देखा जाए तो ये मामला काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि अबू बकर को कप्तानी दी जाएगी, और इसके लिए उन्होंने प्रो
लिए उनको तैयार कर भी लिया गया था और उनको कप्तानी दे दी भी गई थी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम जब से नए कोचेज आए हैं, फॉरेन कोचेज आए हैं, उनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया कि आपने कप्तानी भी करनी है, टीम सिलेक्शन भी करनी है, और जिस प्लेयर को फिटनेस आपको नजर आती है, जो प्लेयर बेशक वो प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट हो, अगर उसकी फिटनेस का म्यार या उसका अगर एटीट्यूड या कोई भी बिहेवियर ऐसा मसला आता है, आप उसको टीम से आप निकालने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। और यही वजह है कि इमाद भट्ट को जो है कुछ बैकग्राउंड का अगर स्ट्रीट पे चल जाए, उनको जो मामला चल रहे थे पाकिस्तान हॉकी के साथ या दीगर जो मामला थे, उनका असाइलम का इशू जो चल रहा था, इन सबको देखते हुए पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए जो बेहतर फैसला किया, और मुझे लगता है कि बेहतर फैसला, हालांकि कुछ प्लेयर्स जो हमारे जराये के मुताबिक मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई तो वो इस चीज से नाखुश भी नजर आए कि इमाद भट्ट जो है एक अरसे से टीम को लेके चल रहे हैं और वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले कप्तान को बदल देना कोई अच्छा फैसला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फॉरेन कोचेस की, तो मेरी फॉरेन कोचेस से जब गुफ्तगू हुई तो उसमें मैंने उनसे काफी डिटेल में जब ऑफ द कैमरा बात की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर जो है फिटनेस के लिहाज से बड़े अच्छे हैं, सिर्फ इनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की तैयारियों की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में कोई एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम रिजल्ट ले आए। इंडिया के खिलाफ मैच की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ मैच हम बड़ा मैच है हमारा, मुझे लगता उनको पता है जो कि बड़ा मैच है, पाकिस्तान के जो अवाम है इंडिया के खिलाफ मैच जीतना चाहती है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि पाकिस्तान को से ज्यादा उम्मीदें ना लगाई जाए। हाँ, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आएगी आपको, क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग को मैंने खुद देखी जाके 10-10 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है इनसे सुबह, और कोई प्लेयर ऐसा नहीं हो, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, कोई प्लेयर रेस्ट नहीं कर सकता इस दौरान। जबकि हम हाल माजी में देखते होते थे कि प्लेयर जो सीनियर प्लेयर थे वो आते थे, वहां बैठ जाते थे साइड पे, पानी शानी पीते और वहीं से जाके ट्रेनिंग खत्म करके वापस चले जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर प्लेयर जाके परफॉर्मेंस वहां पे जाके प्रैक्टिस करता है। चलिए मुस्तफा भाई, तो फिर ये तो फिर रिजल्ट बताएंगे ना कि अब ऐसा है या पहले कैसा होता था, कि क्या जो फॉरेन कोचेज तब्दीली लेकर आए। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान कौमी खेल एक दफ़ा फिर फ्लरिश करेगा और एक दफ़ा फिर हम विक्ट्री पोडियम पे पाकिस्तान की हॉकी टीम को देख सकेंगे। लेकिन जहाँ इतनी मायूसी है, वहाँ पे कुछ अपने नाज़रीन को कुछ खुशी की खबरें भी फराम कर दें। ये पाकिस्तान वॉलीबॉल में हमेशा बड़ा ज़बरदस्त रहा है और पाकिस्तान में एक बड़ा जो है वो एक रिच कल्चर है वॉलीबॉल के हवाले से। पाकिस्तान की वॉलीबॉल में कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, कवा चैंपियनशिप पाकिस्तान में खेली गई, इस्लामाबाद में खेली गई, जिसमें दीगर मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने शिरकत की और पाकिस्तान ने बतौर होस्ट ये टूर्नामेंट जीता और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस, मैं कहूँगा पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम जिसने एक सेट भी ना हारा हो, एक टूर्नामेंट जीता हो, तो नाकाबिल शिकस्त रही पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम। और मेरी जब कप्तान से बात हुई तो उन्होंने पहले तो कौम को मुबारकबाद दी, दूसरा को ख्वाहिश का इज़हार किया कि पाकिस्तान में इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के टूर्नामेंट हमारे होम ग्राउंड के सामने होते हैं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कवर कर रहा हूं और पहला ऐसा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मैंने देखा जिसमें गैर मुल्की जो टीमें वो शामिल हुई, जिसमें बांग्लादेश थे, जिसमें श्रीलंका के प्लेयर थे, उज्बेकिस्तान के प्लेयर थे। और जब मेरी प्लेयर से बात हुई तो बड़ा खुश थे यहाँ पाकिस्तान आकर, पाकिस्तान की मेजबानी से, पाकिस्तान में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखकर, उस पाकिस्तान की टीम देखकर दे वर क्वाइट हैप्पी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है वॉलीबॉल का। और इसी तरह दीगर गेम्स, जैसे अब हम देख रहे हैं कि हॉकी की टीम कोरिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है, तो पाकिस्तान में एक अच्छी रवायत शुरू हो चुकी है कि क्रिकेट के अलावा भी जो बाकी गेम्स हैं। चूंकि ये हमारा लीग का जो वीक का जो है वो आखिरी शो है, तो इंशाल्लाह हम फुटबॉल पे भी मजीद आगे नेक्स्ट वीक में बात करेंगे कि फुटबॉल के मैदानों से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। और अभी आप जो वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, हमने गुज़िश्ता जो शो था हमारा कल का, उसमें हमने आपकी जो गुफ्तगू थी वो सुनवाई भी थी अपने नाजरीन को। थैंक यू सो मच। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच अजहर खान साहब, आज इस वीक के आखिरी शो में आपने हमने कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट के मामला और स्पोर्ट्स के जो दीगर मामला हैं उनको डिस्कस कर सकें और सही जो है तबसरा और तज्जिया जो है अपने नाजरीन की समातों और बसारतों तक पहुंचा सकें। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।